जय हिंद साथियों, आप सभी का जीएस मैट्रिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग यूपी पीसीएस 2023 के प्री में आए हुए सीसैट के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इस क्लास में सिर्फ मैथ और रीजनिंग के ही प्रश्नों को लिया गया है जिस पे चर्चा की जाएगी। पहला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। दिए गए विकल्पों में से विषम चुनिए। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है क्या है, ए एक्स सी जेड। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है कि ए के बाद बी नहीं लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, और एक्स के बाद वाई नहीं लिख के जेड लिखा गया, यानी ये एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, अगले में क्या है कि टी वी वी डी, जैसे टी के बाद यू नहीं लिखा हुआ है और वी लिखा गया है, उसी तरह बी के बाद सी नहीं लिख के डी लिखा गया है, यानी इसमें ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। ये देखिए एफ आर एच टी। ठीक है, एफ के बाद देखिए क्या है कि जी नहीं लिखा गया है, एच लिखा गया है, उसी तरह आर के बाद में एस ना लिख के टी लिखा गया है, यानी ये भी इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अगला है जे ओ के क्यू। ठीक है, तो जे के बाद के आता है और उसके बाद एल आता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि एल लिखना चाहिए था, अगर इस पैटर्न को फॉलो करना था, यहाँ पे के लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरह ओ के बाद क्या आता है, ओ के बाद आता है पी और पी के बाद क्यू, यानी ये वाला तो सही है लेकिन ये वाला नहीं सही हो रहा है, जे के बाद यहाँ पे एल रहना चाहिए तो ही इस पैटर्न को फॉलो करता, यानी यही इसमें विषम है। अगला दिया गया है कि आयत चित्र निम्न में से किसके निर्धारण में सहायता करता है, समांतर माध्य के, माध्यिका के, बहुलक के, या फिर हरात्मक माध्य के। जैसे अगर आयत चित्र ऐसे दिया रहता है, अगर एक ये बना हुआ है यहाँ पे, जैसे अगर प्रेक्षणों का मान लिखा हुआ है, ठीक है, तो जैसे एक ये दिया गया है, जैसे 3 आ रहा है 3 बार इस तरह लिखा हुआ है, इस तरह अगला ये है, एक ये दिया गया है, यहाँ पे ये दिया गया है, तो कौन कितनी बार प्रेक्षणों का मान आ रहा है। तो इससे क्या है कि जो सबसे बड़ा आयत रहता है उसे ये पता चलता है कि ये बहुलक है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, यानी आयत चित्र बहुलक के निर्धारण में सहायता करता है। एक और प्रश्न पूछा जाता है, रिलेशन होता है माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच में, वो क्या होता है कि थ्री मीडियन माइनस टू मीन इज इक्वल टू मोड, यानी 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य बराबर किसके होता है, बहुलक के होता है। कभी कभी इसी में से किसी 2 टर्म की वैल्यू दी रहती है और तीसरे को पूछता है, तो इस फॉर्मूले से उस वैल्यू को ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 11 प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, कोई भी 11 प्रेक्षण है, जैसे मान लीजिए 1 2 3, इस तरह क्या है कि 11 प्रेक्षण है जिसको आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए में। ठीक है, यदि 10 एवं 9 क्रमशः सम एवं विषम स्थानों पर आने वाले प्रेक्षणों के समांतर माध्य हैं। ठीक है, तो सभी 11 प्रेक्षणों का माध्य कितना है। अब जैसे अगर कोई 11 प्रेक्षण आ रहा है, तो कोई संख्या अगर 11 तक लिखी हुई 1 से, तो सम संख्या उसमें कितनी होगी, सम 5 होंगे, यानी दूसरे स्थान पे, चौथे स्थान पे, छठवें, आठवें और 10वें स्थान पे आने वाले सम होंगे। इसी तरह विषम कितने होंगे उसमें, विषम होंगे 6 होंगे, पहले, तीसरे, पांचवें, सातवें, 9वें और 11वें स्थान पे आने वाले। तो क्या है कि सम स्थानों पर आने वाले प्रेक्षणों का समांतर माध्य 10 दिया गया है, यानी ये हो जाएगा, अगर सारे सम स्थानों पे आने वाले प्रेक्षण जो हैं उनकी वैल्यू अगर मान लेते हैं हम x है, और ये कितने प्रेक्षण हैं, 5 प्रेक्षण होंगे। ठीक है, सम कितने होंगे, 5 होंगे, और इसी का मान दिया गया है कितना, समांतर माध्य 10 दिया गया है, यानी x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 50। ठीक है, और इसी तरह जितने भी प्रेक्षण y मान लेते हैं कि विषम स्थानों पे आते हैं, ठीक है, और वो कितने प्रेक्षण होंगे, 6 प्रेक्षण होंगे, उनका माध्य कितना दिया गया, 9 दिया गया है, यानी ये कितना हो जाएगा 54, यानी सम स्थानों पे आने वाले सबका योग हो जाएगा 50 और विषम स्थानों पे सब आने वाले का योग हो जाएगा 54। अब सारे 11 प्रेक्षण का माध्य पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई, इसको 11 से भाग कर देंगे, यानी कितना आ रहा है 50 और ये हो रहा है 54, और 11 से जब इसको भाग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 104/11, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 9.45 आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, यानी यहाँ पे 9.45, ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला इसमें दिया गया है, प्रश्न दिया गया है कि यदि किसी शंकु के आधार का क्षेत्रफल 100% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में वृद्धि होगी। ठीक है, जैसे एक शंकु है, एक शंकु मान लेते हैं, इसका देखिए आधार, ठीक है, ये तिर्यक ऊंचाई एल होती है, ये इसकी लंबवत ऊंचाई एच होती है, और ये जो डिस्टेंस होती है ये आर होती है, यानी आधार क्या है, एक वृत्त की तरह बन रहा है, यानी पाई आर स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, अब आधार का क्षेत्रफल 100% बढ़ा दिया गया, यानी अगर पाई आर स्क्वायर आधार था तो आधार को कितना कर दिया जा रहा है, 2 पाई आर स्क्वायर कर दिया जा रहा है, 100% बढ़ गया। अब पूछता है तो उसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी। आयतन क्या था, आयतन होता है शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक, आयतन, अब जब आधार का क्षेत्रफल 100% बढ़ा दिया गया तब फिर आयतन क्या हो जाएगा, 1/3 2 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ठीक, ये बदला हुआ आयतन हो जाएगा। ठीक, अब आयतन में कितनी वृद्धि हो रही है, तो आयतन में वृद्धि कितनी हो रही है, किसके रिस्पेक्ट में देखना है, तब जो पुराना हमारा शंकु था, यानी ये क्या हो जाएगा 1/3 2 पाई आर स्क्वायर एच
माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच डिवाइड बाई किसके रिस्पेक्ट में देखना है, जो हमारा पुराना शंकु था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, इससे जब लेंगे तो 1/3 पाई आर, यहाँ पे अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 हो जाएगा गुड़े 100। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अगर सब में से यहाँ से भी कॉमन ले लें, यहाँ से भी कॉमन ले लें तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ये बचेगा 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 1, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यार कितना आ जाएगा, यानी उसके आयतन में भी 100% की ही वृद्धि होगी, यानी ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है कि दो बेलनों ए तथा बी के आधारों के अर्धव्यास, अर्धव्यास का मतलब क्या है, यानी डी बाई टू इज इक्वल टू क्या होता है, आर होता है अर्धव्यास, यानी त्रिज्या दी गई है, 3 संबंधे 2 दिया गया 3:2 के अनुपात में है तथा इनकी ऊंचाई n:1 के अनुपात में है। यदि बेलन ए का आयतन बेलन बी के आयतन का 3 गुना है तो n का मान क्या होगा। सबसे पहले देखिए, जैसे ए दिया गया है, ए एक बेलन है, मान लीजिए एक ये है, ठीक है। अभी इसका अर्धव्यास यानी इसकी त्रिज्या मान लेते हैं, जैसे ये r दिया गया है, ठीक है, और इसकी ऊंचाई मान लेते हैं कि h है, ठीक है। एक ए बेलन है, दूसरा बेलन बी मान लेते हैं, ये इससे थोड़ा सा छोटा है, ठीक है। इसकी आधार मान लेते हैं हम, ये r मान लेते हैं, इसकी ऊंचाई h मान लेते हैं। अब दोनों के अर्धव्यास दिए गए हैं, यानी त्रिज्या दी गई है r/r, ये कितना है 3 संबंधी 2 दिया गया है, और इनकी ऊंचाई, ऊंचाई का अनुपात यानी बड़े वाले बेलन डिवाइड बाई छोटे बेलन के अनुपात क्या दिया गया है, n:1 दिया गया है। अब क्या है कि अगर हम एक यहाँ पे रिलेशन फाइंड करना चाहें, ठीक है, चेंज कर लेते हैं, तो इससे अगर एक रिलेशन फाइंड करना चाहें इस वाले इक्वेशन से, तो कैपिटल R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2 स्मॉल r, ठीक है, एक वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी। एक मिनट, उसके बाद क्या दिया गया है यहाँ पे, यदि बेलन ए का आयतन, बेलन ए का आयतन जो है वो कितना है, बेलन बी के आयतन का 3 गुना, यानी ए का आयतन 3b के बराबर है। अब बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, सभी लोग जानते हैं कि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ए के टर्म में ये क्या हो जाएगा पाई कैपिटल आर का स्क्वायर और कैपिटल एच, यानी ए बड़ा बेलन था गुणे 3, और छोटा बेलन जो है उसका क्या हो जाएगा आयतन पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ से जो फॉर्मूला है, अब एच से भी अगर निकालेंगे, यहाँ से भी अगर एक संबंध निकालना चाहेंगे तो कैपिटल एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन और स्मॉल एच, ठीक है। ये दो चीज़ें जो निकली हैं इसी को यहाँ पे इस वैल्यू को पुट करना है, ठीक। अब आर की वैल्यू 3/2 आर है, यहाँ पे आर की वैल्यू वही पुट कर देते हैं, ठीक है। आर की वैल्यू क्या है 3/2 स्मॉल आर का स्क्वायर, और एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एच की वैल्यू यहाँ पे कैपिटल एच की वैल्यू एन एच हो जाएगी, ठीक, इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 3 और 2 है तो कितना हो जाएगा 9/4 आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये पाई तो रहेगा ही, इंटू एन एच हो जाएगा, ठीक, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, ठीक। उसके बाद सॉल्व करते हैं इसको, देखिए पाई आर स्क्वायर यहाँ पे भी है, पाई आर स्क्वायर यहाँ पे भी है, एच यहाँ पे भी है और एच यहाँ पे भी है, यानी इतनी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, बचेगा क्या, बचेगा 9/4, ठीक, और दूसरा बचेगा एन, ठीक, बच, और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 3, यानी एन की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 3 × 4/9। अब 3 से इसको काट देंगे, ठीक, 3 आ जाएगा, यानी एन की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 4/3, ठीक है। आंसर में देखते हैं कि कौन सा दिया गया है, यहाँ पे 4/3 क्या दिया गया है, 4/3 दिया गया ऑप्शन बी, यानी एन की जो वैल्यू हो जाएगी वो यही हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि यदि बेलन की त्रिज्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो ऊंचाई को कितने प्रतिशत घटाया जाए जिससे बेलन का आयतन अपरिवर्तित रहे, ठीक। अभी ये पिछला क्वेश्चन भी बेलन पे ही किए थे, तो आयतन क्या है पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक। अब इसमें मानना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वैल्यू माननी पड़ेगी, जैसे अगर आर की वैल्यू, त्रिज्या की वैल्यू अगर हम 20 मान लेते हैं, ठीक है, और एच एच अगर हम जैसे मान लेते हैं 100 मान लेते हैं, ठीक। अब अगर इस फॉर्मूले में रखते हैं तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक, आयतन उसका हो जाएगा पाई हो जाएगा, और ये 20 का स्क्वायर हो जाएगा, और एच यहाँ पे 100 हो जाएगा, यानी 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, और यहाँ पे 100 है, यानी ये उसका आयतन हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि ऊंचाई को 25% की वृद्धि कर दी जाए, तो अरे त्रिज्या में 25% की वृद्धि कर दी जा रही है, तो आर की वैल्यू अगर 20 थी, इसमें अगर 25% की वृद्धि कर देंगे तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी 25 हो जाएगी। 20 का 25% कितना होता है 5 होता है, तो 20 में जब 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके ऊंचाई को कितना घटाया जाए, तो आयतन तो अपरिवर्तित ही रहेगा, पूछ रहा है यहाँ पे आयतन अपरिवर्तित रहने पे एच को कितना घटाया जाए, तो आयतन ये हो गया,
फिर हो गया पाई, और ये हो गया 25 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया एच। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एच इज इक्वल टू हो जाएगा 40,000 पाई बटे 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 625 हो जाएगा। ठीक है, और पाई जब इसको काटेंगे तो एच कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। ठीक है, एच 64 आ जाएगा। ठीक, यानी कितना, पहले एच था 100, पहले एच की वैल्यू कितनी थी, 100 थी, अब हो गई 64, तो कितना घटा है, 36, यानी 36 ही घटाया जाएगा, 36%। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न दिया गया है कि यदि किसी 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या के वर्गमूल व घनमूल दोनों ही प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय के सदस्य हों, तो संख्या के अंकों का योग क्या होगा। अब हम 3 अंकों की संख्या देखते हैं। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती है, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होती है 999 होती है। अब इस बीच में हमको एक ऐसी संख्या खोजना है कि जो वर्गमूल भी हो और घनमूल भी हो। तो इसमें जब हम देखते हैं तो 729 एक ऐसी संख्या मिलती है कि जो 9 का तो घन है, ठीक है, और ये 27 का वर्ग भी है, तो 27 का वर्ग है, तो यानी ये वर्गमूल भी है और घनमूल भी है। तो इसी के अंकों का योग कितना होगा, 729 के अंकों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 + 2 + 9, यानी ये हो जाएगा, ये 9 + 9 यानी 18, 18, यानी ऐसी संख्या के अंकों का योग क्या हो गया, 18 हो गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 25 है तथा उसके एलसीएम के अन्य गुणनखंड 14 और 15 हैं, तो संख्याओं का योग कितना है। ठीक है, एचसीएफ यहाँ पे 25 दिया गया है, और एलसीएम के अन्य गुणनखंड दिए गए हैं 14 और 15। ठीक, तो पहली संख्या जो हो जाएगी, फर्स्ट नंबर जो हो जाएगी, वो हो जाएगी 25 गुणे 14 बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 350, और दूसरी संख्या सेकंड नंबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 25 गुणे 15। ठीक है, इसको जब करेंगे तो ये जाएगा 375। ठीक, जब इन दोनों को जोड़ देंगे, यही पूछ रहा है हमसे, तो वैल्यू आ जाएगी 725, यानी उन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, 725 होगा, यानी ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है कि निम्न विकल्पों में से अंकों के समुच्चय को चुनिए जो कि समुच्चय 6, 36, 63 के समरूप हैं। देखिए हो क्या रहा है कि यहाँ पे 6 दिया गया है, अगला टर्म क्या है, 36 दिया गया है, और उसका अगला टर्म 63 दिया गया है, यानी ये क्या हो रहा है, 6 का वर्ग हो रहा है, 6 गुणे 6 जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, और अगला टर्म क्या कर रहा है, इसी को संख्याओं को अदल बदल के लिख दे रहा है, इसके अंकों को, यानी 36 है तो 63 कर दे रहा है। इस तरह अगर देखते हैं तो देखिए क्या है, 8 है, 64 है और 46 है, यानी ये इसको फॉलो कर रहा है। 7 का 49 होता है, सही है, 49 को यहाँ पे 94 लिखना चाहिए, लेकिन ये तो 98 लिखा हुआ है, यानी ये एक ये समुच्चय के समरूप है, समरूप ही पूछ रहा है कि समरूप कौन सा है यहाँ पे, तो ये जो पहला ऑप्शन हो जाएगा वही समरूप हो जाएगा। अगला देखिए 94, 44 और 5 दिया गया, ये समरूप नहीं है। 11, 111, 84 ये भी समरूप नहीं है, यानी ये वाला समरूप है। इस तरह 6 का 36 और 63 हो रहा है, उसी तरह 8 का 64 और 46 हो जा रहा है। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पे कि दो बहुपद दिए गए हैं, एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है, तथा एलसीएम दे दिया गया है और एचसीएफ दे दिया गया है, तथा उनमें से एक बहुपद भी दे दिया गया है। तो हमसे पूछ रहा है कि दूसरा बहुपद क्या होगा। ठीक है, इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए ऐसे होता है कि अगर संख्या दी रहती है तो एक फॉर्मूला होता है कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इसका सबसे आसान तरीका यही है। पहला है कि पहला एलसीएम क्या दिया गया, एक्स प्लस वन, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। ठीक है, गुणे, अब यहाँ पे गुणे करते हैं, और एच सी एफ क्या दिया गया है, एक्स प्लस वन दिया गया है। ठीक, पहली संख्या जो दी गई है वो क्या दी गई है, एक बहुपद उसमें से एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 है। ठीक, और अगला बहुपद हमसे पूछ रहा है, यानी दूसरा नंबर हमसे पूछ रहा है। कुछ इसको इस तरह सॉल्व करते हैं। एक तो इसका सबसे बड़ा तरीका, मतलब अगर वो एग्जाम में अगर आप करिएगा तो बहुत टाइम टेकन हो जाएगा, कि पहले सारे बहुपद को आपस में गुणा करिए, एक बड़ा सा बहुपद मिलेगा, उसके बाद इस बहुपद से एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 से उसको डिवाइड कर दीजिए, भाग दे दीजिए, तो एक बहुपद आ जाएगा। तो ये लेकिन एग्जाम में काफ़ी लेंदी प्रोसेस है, इसको कुछ ट्रिक लगा के ऐसे सॉल्व करते हैं। जैसे ये क्या है, एक्स प्लस वन यहाँ पे भी है और एक्स प्लस वन वहाँ पे भी है, तो एक्स प्लस वन का तो होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ टर्म देखिए यहाँ पे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 है, यानी अगर इसको कुछ इस तरीके से लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8, अगर ऐसे लिख लें तो भी ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 ही होता है, इज इक्वल टू, इसको भी कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस एक्स प्लस 4, इस तरह करके लिख लेते हैं, तो ये भी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 ही होगी, और दूसरा बहुपद तो हमको ज्ञात ही करना है। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक, अब देखिए एक्स प्लस वन
का स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा, इसको अगर जैसे अगर कॉमन भी लेना चाहें आप, तो इन दोनों टर्म में से, अब इन दोनों टर्म में से अगर x कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x+4 हो जाएगा। उसी तरह अब यहाँ इन दोनों में से अगर 2 कॉमन लेते हैं, +2 कॉमन लेते हैं तो भी क्या हो जाएगा, x+4 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे देखते हैं, अगर इसमें से x और 4x में से x कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x+4 हो जाएगा। और इसी तरह यहाँ पर अगर +1 ऐसे कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x+4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे गुणे दूसरा बहुपद तो होगा ही, ठीक। इसको फिर सॉल्व करते हैं आगे, क्या हो जाएगा, x+1 का होल स्क्वायर, ठीक। अब x+4 और x+4 कॉमन है, यानी x+4 हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे x+2, ठीक है, x+2 इज इक्वल टू, इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा, ठीक। और x+4 हो जाएगा गुणे दूसरा बहुपद, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि देखिए x+1 यहाँ पे भी है, x+1 का होल स्क्वायर यहाँ पे भी, यानी एक तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह x+4 यहाँ पे भी है, x+4 यहाँ पे भी है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा x+1, दूसरा टर्म बचेगा x+2, और इधर बचेगा सेकंड यानी दूसरा बहुपद। इसको जब आपस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस, जब x का इसमें मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 1 का जब मल्टीप्लाई होगा इसमें तो क्या हो जाएगा, x+2 हो जाएगा, यानी ये वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2। अब देख लेते हैं कि ये कौन से ऑप्शन में था। एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2 ऑप्शन बी में दिया गया था, यानी दूसरा बहुपद हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2 हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि यदि एक विक्रेता को 30 कलम बेचने के बाद 10 कलमों के विक्रय मूल्य का लाभ होता है, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो जैसे कलम का विक्रय मूल्य यहाँ पे हम मान लेते हैं x है, ठीक है। 30 कलम वो बेचता है, यानी 30x में वो बेचता है, यानी सेलिंग प्राइस क्या हो गया, कितने में विक्रय मूल्य उसका, और उसका लाभ कितना होता है, यहाँ पे दिया गया है 10 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर ही लाभ होता है। यानी विक्रय मूल्य अगर हम x माने थे तो उसका प्रॉफिट कितना हो जाता है, 10x हो जाता है, ठीक है। तो एक ये चीज़ तो सब लोग जानते हैं कि क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस बराबर कितना होता है, सेलिंग प्राइस, जितने में बेचा उसमें से प्रॉफिट घटा दिया जाए तो हमारा कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाता है क्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस था कितना, 30x, प्रॉफिट हो रहा था उसको 10x के बराबर, यानी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य हमारा 20x आ जाएगा, ठीक। अब हमको पूछ रहा है कि लाभ का प्रतिशत ज्ञात करिए, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट होता है, ठीक है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट होता है कि उसको प्रॉफिट कितना हुआ, और प्रॉफिट किस पे होगा, प्रॉफिट हमेशा क्रय मूल्य पे होगा, कॉस्ट प्राइस गुणे 100, ठीक। प्रॉफिट हो रहा है 10x के बराबर, क्रय मूल्य है कितना है, 20x है, और गुणे हो जाएगा यहाँ पे 100, ये कट के हो जाएगा 2, और इस 2 से जब 100 को काटेंगे तो आ जाएगा 50, यानी 50% के बराबर उसको लाभ हो रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें क्रम में दिया गया है कि यदि दो कुत्ते एक 7 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार पथ पर विपरीत दिशाओं में 2.5 मीटर पर सेकंड और 3 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ना आरंभ करते हैं, तो आपस में अधिकतम दूर होने में उन्हें कितना समय लगेगा। तो जैसे मान लीजिए कि ये वृत्ताकार पथ है, और यहाँ से वो दोनों अलग अलग दौड़ना शुरू करते हैं, यानी ए मान लीजिए कितना, 7 मीटर, अरे 2.5 मीटर पर सेकंड, यानी 2.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, और दूसरा जो है वो कितना, 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। तो ये दोनों जब विपरीत दिशाओं में है, तो विपरीत दिशाओं में जो रिलेटिव स्पीड निकाली जाती है, चाल निकाली जाती है, सापेक्ष चाल, उनको जोड़ दिया जाता है। यानी अगर इनकी रिलेटिव स्पीड अगर हम निकालते हैं तो कितनी हो जाएगी, 2.5 प्लस 3, यानी ये कितना हो जाएगा, 5.5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देख लेते हैं कि वृत्ताकार पथ है, तो वृत्ताकार पथ ये पूरा ऐसे वृत्ताकार पथ है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे उसका स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपान क्या हो जाता है, टाइम हो जाता है। तो हमको टाइम ही निकालना है, टाइम निकालना है हमको, तो कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड की हो जाएगी, ठीक है। अब क्या दिया गया है हमारा, यहाँ पर व्यास दिया गया है, और ये वृत्ताकार पथ पे जो जब दौड़ रहे हैं तो इसकी परिधि क्या हो जाती है, 2πr हो जाती है। लेकिन अगर व्यास दिया गया है तो ये वैल्यू क्या हो जाती है, πd, यानी व्यास बराबर 2r, दो त्रिज्या के दुगने के बराबर व्यास होता है, तो πd हो जाएगी, यानी πd, और ये कितना दिया गया, स्पीड कितनी दी गई है, 5.5 दी गई है। अब यहाँ पे सारी वैल्यू को रख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा, गुड़े यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाई 5.5 करते हैं, ठीक। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में, और इनको दूर होने में कितना हो जाएगा, 4 सेकंड की, 5.5 से जब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 4 सेकंड, ठीक है।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि यदि x आदमी एक काम को 40 दिनों में पूरा करते हैं और 5 अतिरिक्त आदमी लगने लगाने पर कितना है, ये 10 दिनों की बचत होती है, तो 30 आदमी इस काम को पूरा करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि x आदमी 40 दिन में कर रहे हैं, ठीक है, और 5 अतिरिक्त आदमी लगाने पर 10 दिनों की बचत हो रही है, यानी x + 5 अगर कर रहे हैं तो 10 दिनों की बचत होकर कितना हो जा रहा है, 30 हो जा रहा है। अब इफिशियंसी निकाल लेते हैं सबसे पहले, तो एक कोई कॉमन लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, जैसे 120 ले लिए, 120 एलसीएम हो गया, तो x की इफिशियंसी देखिए 40 से जब 120 को डिवाइड करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, और x + 5 की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी निकल के, 30 को जब 120 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगी, यानी x आदमी की इफिशियंसी 3 है और x + 5 आदमी की इफिशियंसी कितनी है, 4 है। तो एक इफिशियंसी बढ़ने में 5 आदमी की आवश्यकता पड़ रही है, यानी 5 आदमी को मिलाकर कितने एक इफिशियंसी हो रही है, ठीक है। तो 30 आदमी को मिलाकर कितनी इफिशियंसी हो जाएगी उसकी, 30 आदमी, ये 5 को 1 हो रही है तो 5 गुणे 6 बराबर 30 होता है, तो 1 गुणे 6 बराबर यानी 6 आ जाएगा इसकी इफिशियंसी। और किस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, काम यहाँ पे कितना था, 120 काम था, तो 120 काम को जब 6 के इफिशियंसी से किया जाएगा तो कितना लगेगा, 20 दिन लगेंगे काम पूरा होने में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है कि 3 संख्याओं का अनुपात दिया गया है, 3:4:5 दिया गया है, ठीक है, और एचसीएफ दिया गया है, एचसीएफ और एलसीएम दिया गया है, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, एचसीएफ कितना दिया गया है, एचसीएफ दिया गया है 40 और एलसीएम दिया गया है, 2400, तो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो पहली संख्या जो हो जाएगी x1 जो हो जाएगी, ये जितने में अनुपात है यानी 3 गुणे एचसीएफ, यानी पहली संख्या 120 हो जाएगी, x2 अगर दूसरी संख्या लेते हैं तो 4 × 40 यानी दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 160 हो जाएगी, और तीसरी संख्या लेते हैं तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, 5 × 40 = 200, यानी सबसे बड़ी संख्या उसमें क्या होगी, 200 होगी, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इन्हीं तीनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2400 आ जाएगा, ठीक है। इससे जैसे इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ 200 जो है वो सही संख्या है यहाँ पे, ठीक है। अगला है कि श्याम राम का मित्र है, ठीक, और मनीष की ओर इशारा करते हुए श्याम ने राम से पूछा कि वह कौन है, राम ने कहा कि उसका बेटा मेरे बेटे का चाचा है। इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो क्या है, श्याम राम का मित्र है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं श्याम और ये हो गए राम, ठीक है, दोनों आपस में मित्र हैं। अब मनीष की ओर इशारा करते हुए श्याम ने राम से पूछा कि वह कौन है, ये प्रश्न है यहाँ पे, इसको सबसे पहले देखिए कि ये प्रश्न यही है, ठीक है। मनीष का राम से संबंध, मनीष का राम से क्या संबंध है कि कौन है, तो राम क्या कहता है कि उसका बेटा, ठीक है, मेरे बेटे का चाचा है, ठीक, तो राम का एक बेटा हो गया, ठीक, राम का जैसे बेटा, और फिर पूछ रहा है कि उसका बेटा, ठीक है, मनीष का, ठीक, मनीष का बेटा, उसके राम ने कहा कि उसका बेटा मेरे बेटे का चाचा है, यानी मनीष का बेटा जो है वो राम के बेटे का चाचा है, तो इस राम से उसका क्या संबंध हो जाएगा, राम से उसका संबंध जो है वो पिता का हो जाएगा, ठीक है, मनीष का जो संबंध होगा उससे वो हो जाएगा पिता का, ठीक है। अब यदि क्या दिया गया, यदि 31 मार्च 2008 को सोमवार है तो 31 मार्च 2011 को कौन सा दिन होगा, ठीक, ये प्रश्न दिया गया है, तो 31 मार्च को, अगर 31 मार्च 2008, ठीक है, 2008 को क्या है, सोमवार है, सोमवार, ठीक, तो 31 मार्च 2009 को क्या हो जाएगा, ऑड, ये 2008 एक लीप ईयर होगा, लेकिन 29 फरवरी जो है वो मार्च के पहले बीत चुकी है, ठीक है, तो 2009 में क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, ठीक, 31 मार्च को। इसी तरह 2010 में क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा, ठीक, तो 2011 में क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा, ठीक है, यानी इसका ऑप्शन जो होगा वो सी सही हो जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि निम्न में से किस वर्ष का कैलेंडर 2009 की तरह ही होगा। अब 2009 का कैलेंडर जो है वो किसके, 2008 के बाद आ रहा है, तो ये जैसे 2000, जैसे 1 जनवरी हम मान लेते हैं, 1 जनवरी कोई डेट, 1 जनवरी 2009 मान लेते हैं कि जैसे 1 जनवरी को संडे है, ठीक है, 2009 में। उसी तरह 1 जनवरी 2010 को क्या हो जाएगा, 2010 को हो जाएगा मंडे हो जाएगा, ठीक है, 2011 को क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा, ठीक, 2012 में क्या हो जाएगा, 2012 में वेडनेसडे हो जाएगा। लेकिन जब 2013 में आएंगे तो 1 जनवरी की बात कर रहा है ना, तो 2012 तो लीप ईयर होगा, लेकिन 29 फरवरी 1 जनवरी के बाद आती है, तो 2013 में क्या हो जाएगा, जो ऑड डे हो जाएंगे वो दो ज़्यादा हो जाएंगे, तो वेडनेसडे की जगह क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह फिर 2014 में 1 जनवरी को क्या हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा, और 2015 में 1 जनवरी के दिन संडे हो जाएगा, यानी हम
ये फिर से 2015 का कैलेंडर वैसे ही होगा जैसे 2009 का होगा। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन जो होगा वो बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिया गया है कि सभी बालक सत्यवादी हैं। ठीक, निम्न कथनों में इसका संदर्भ लीजिए, क्या है सभी बालक सत्यवादी हैं। जैसे ये मान लिए बालक हैं, ठीक, और दूसरा ये मान लिए कि सत्यवादी हैं। ठीक, उसका ये वेन डायग्राम हो गया कि सत्यवादी हैं। दूसरा कथन दिया गया है कि कलम बालक है। अब कलम अगर बालक दिया गया है तो कलम इसके बीच में कहीं पे होगा। ठीक है, जैसे कलम भी बालक है, ये मान लीजिए कि ये कलम है। ठीक, कलम बालक हैं। अब कलम सत्यवादी है, पहला तो सही, जैसे सारे बालक जब सत्यवादी हैं, सभी बालक, तो कलम अगर बालक है तो कलम भी सत्यवादी होगी, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। अब सभी सत्यवादी बालक होते हैं, ये तो स्टेटमेंट जो दूसरा निष्कर्ष है वो सही नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि सभी सत्यवादी बालक नहीं होते हैं, जो कुछ और भी हो सकते हैं यहाँ पे, जिसका सिर्फ ऑप्शन ए सही होगा कि यानी निष्कर्ष एक जो है वही सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक घड़ी जो कि रविवार को दोपहर 1 मिनट सॉरी, कि रविवार को दोपहर 2 बजे 3 मिनट पीछे है और मंगलवार को दोपहर में 2 बजे 5 मिनट आगे है, तो इस घड़ी ने ठीक समय कब दिखाया होगा। तो रविवार को देखिए यहाँ पे क्या है कि रविवार हो गया, इसमें क्या है कि 3 मिनट पीछे है। ठीक, 3 मिनट पीछे है। और जब सोमवार और मंगलवार, मंगलवार को ठीक 2 बजे, ये क्या है, 2 बजे 5 मिनट आगे है। ठीक, तो ये टोटल इसको लग कितना रहा है, यानी 8 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, 8 मिनट का जो डिफरेंस है वो कितना, रविवार से लेके मंगलवार, यानी एक दिन में 24 घंटे, यानी 2 दिन में 48 घंटे। 48 घंटों में इसका जो डिफरेंस है वो 8 मिनट का है। ठीक, यानी ये 48 घंटों में अगर मिनट को सेकंड कर लें तो 8 × 60 यानी 480 सेकंड आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यानी हर एक घंटे में उसका 10 मिनट का समय लग रहा है। ठीक है, 10 सेकंड, हर एक घंटे में वो 10 सेकंड आगे होगी। ठीक, तो पहले तो सबसे पहले ये जो 3 मिनट पीछे है, 3 मिनट पीछे को कवर करने में कितना समय ले लेगी, तो 3 मिनट में कितना होता है, 3 मिनट में 60 × 3 बराबर 180 सेकंड होते हैं। और ये 1 घंटा ले रही है 10 सेकंड आगे बढ़ने में, तो अगर इसको 10 से भाग दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 18 घंटे हो जाएगा। ठीक है, 18 घंटे, 3 मिनट को सिर्फ वो कवर करने में 18 घंटे ले लेगी। ठीक, अगर 2 बजे वो 3 मिनट पीछे थी तो 18 घंटे बाद वो सही समय बताएगी। तो 2 बजे, अरे दोपहर के 2 बजे 3 मिनट पीछे थी रविवार को, तो रविवार को दिन में, ठीक है, दिन में 2 बजे वो 3 मिनट पीछे थी, 3 मिनट पीछे थी, और 18 घंटे बाद वो सही समय बताएगी। तो 2 बजे से 12 घंटा कब हो जाएगा, 12 घंटे हो जाएंगे दिन में, सुबह, जैसे 2 बजे दोपहर है तो 2 बजे जो रात में होगा वो कितना हो जाएगा, 12 घंटे हो जाएगा, और इसमें फिर 12 में 8 और जोड़ देंगे, तो 12 में 6 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 घंटे हो जाएंगे। यानी 2 से जब 6 ऐड करेंगे तो सुबह 8 बजे, यानी सोमवार को सुबह 8 बजे वो सही समय बताएगी। सोमवार को सुबह 8 बजे, देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें दिया गया है। सोमवार को सुबह 8 बजे, यानी ऑप्शन बी जो है वो सही है कि इस समय वो सही समय दिखाएगी। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो संबंध 6 तथा 16 में है वही संबंध 12 तथा 12 तथा किस में है, ये संबंध निकालना है। तो देखिए 6 से 16 में कैसे संबंध है, 6 से 16 में, अब ये संबंध निकालने के लिए क्या करते हैं, 6 × 3 18, और इसमें से 2 जब माइनस कर देते हैं तो आ जाता है 16। तो 6 से 16 का ये संबंध हो गया। अब उसी तरह देख लेते हैं, तो 12 × कितना कर देंगे, 3, तो 12×3 = 36, और 36 में से जब 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 34। यानी जो 6 का 16 से संबंध है वही 12 का 34 से संबंध है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों को सर्वाधिक अर्थपूर्ण रूप में व्यवस्थित करिए। अब इसको जब व्यवस्थित किया जाएगा तो क्या हो जाएगा कि जैसे रेल है, कार है, साइकिल है और बस है। तो इसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले जैसे साइकिल हो गई, ठीक, साइकिल के बाद आ जाएगा कार हो गया। ठीक, साइकिल मतलब एक तरह से बड़ा क्या है, उसमें अर्थपूर्ण रूप में पूछ रहा है तो बड़ा, जैसे साइकिल सबसे छोटी हो गई, उससे बड़ा कार हो गया, उससे बड़ी कार हो गई, कार से बड़ी हो जाती है बस, और बस से बड़ी क्या हो जाएगी, रेल हो जाएगी। ठीक है, तो साइकिल यहाँ पे 1 नंबर पे आ गई। ठीक, उसके बाद कार हो गई, यानी 3 2 4 1 करके, कौन सा है, 3 2 4 1, ऑप्शन बी दिया गया, ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या है, कि अनुज का मुख उत्तर पूर्व की ओर है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए ऐसे कर लेते हैं, एक यहाँ पे बना लीजिए कि कैसे है। ठीक है, ये हो गया नॉर्थ, ठीक, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट। अब यहाँ समझाने के लिए हम कलर चेंज कर लेते हैं।
ठीक है। देखिए क्या है कि अनुज का मुख उत्तर पूर्व की ओर है, यानी नॉर्थ ईस्ट में वो कहीं खड़ा है। जैसे अनुज मान लेते हैं, अनुज अनुज यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में। वह 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमे, ठीक, 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है। घड़ी की दिशा कैसे होती है? घड़ी की दिशा यानी क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्लॉकवाइज मूवमेंट यानी वो दक्षिण की तरफ, दाएं की तरफ घूम रहा है, यानी इधर ये 90 डिग्री घूमेगा, तो 90 डिग्री घूम के इसकी पोजीशन ऐसे हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा साउथ ईस्ट में हो जाएगी, ठीक, दक्षिण पूर्व में घूम जाएगा। उसके बाद क्या है कि 180 डिग्री वामावर्त दिशा में घूम रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज जब रोटेशन हो रही है 180, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाना है। क्लॉकवाइज की मूवमेंट ऐसे होती है, एंटी क्लॉकवाइज की मूवमेंट यानी घड़ी की विपरीत दिशा में होती है। तो यहाँ से जब 180 डिग्री जाएगा तो 180 डिग्री कवर करके यानी यहाँ आ जाएगा, तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी? यहाँ पे अनुज हो जाएंगे, ठीक, नॉर्थ वेस्ट में, ठीक। उसके बाद फिर कह रहा है कि यहाँ पे वामावर्त घूम गया और फिर पुनः 90 डिग्री उसी दिशा में घूमे, उसी दिशा में फिर से घूमने के लिए कह रहा है, यानी जिधर वो घूमा है उसी डायरेक्शन में फिर से 90 और घूमे, यानी यहाँ पे 90 डिग्री और हो जाएंगे ये, यानी अनुज की ये पोजीशन हो जाएगी, ठीक। अब पूछ रहा है कि अब वो किस दिशा में है, तो साउथ वेस्ट की दिशा में, यानी दक्षिण पश्चिम की दिशा में है। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है, साउथ वेस्ट की दिशा में है, ठीक। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। 4 से 17 का जो संबंध है वही कैसे 7 से कैसे संबंध हो रहा है, किसका होगा? तो जैसे 4 का 17 से संबंध निकालने के लिए देखिए, 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है, ठीक है। 16 में जब एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा, ठीक। उसी तरह अब देखिए 7 में क्या करते हैं कि 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है, उसमें एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, ठीक। तो जो 4 का 17 से संबंध है वही संबंध 7 का 50 से हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। चश्मा किसके होगा? जैसे साइकिल, यूनिसाइकिल, ठीक है, यानी यूनिसाइकिल यानी एक पहिया हो गया। तो चश्मा में भी अगर सिर्फ एक ही ग्लास हो, चश्मे में जैसे दो ग्लास होते हैं तो उसको मोनोकल कहा जाता है, ठीक है, यानी इसका ऑप्शन एक सही हो जाएगा। साइकिल को यूनिसाइकिल तब कहेंगे जब वो एक पहिया होगा। तो चश्मे में दो चश्मे में दो होते हैं ग्लास, तो उसमें एक ही रहेगा तो उसको मोनोकल कहा जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न अब लेते हैं, क्या है कि अंक समूह या समूह को चुने जो अन्य से भिन्न है। तो 8 का 25 दिया गया है, तो कैसे है 8 का 25, 18 का 73, 22 का 67 और 15 का 46, इसमें एक पैटर्न निकालते हैं। जैसे देखिए 8 का 3 में गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा? 24, और एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 25, ठीक है, पहला ऑप्शन हो गया। उसी तरह 22 भी दिया गया, 22 गुणे 3 करते हैं तो कितना हो जाएगा? 66, और उसमें एक जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 67, ठीक है, यानी ये भी ठीक है, ठीक। अगला लेते हैं कि क्या है कि 18 और 18 में अगर 3 का गुणा करते हैं तो 18 3 54 प्लस 1, यानी ये 55 होना चाहिए, लेकिन कितना दिया गया? 73 दे दिया गया है, यानी यहाँ पे क्या कर रहा है? 18 गुणे 4, 18 चौक 72, और फिर प्लस 1 कर रहा है, यानी कि यहाँ पे। उसी तरह 15 और 46 देख लेते हैं, तो क्या 15 में 3 का गुणा करेंगे तो 45, और एक जोड़ेंगे तो 46, यानी यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें देखिए, यहाँ पे ऑप्शन पहला 8 8 और 25 का, 22 और 67 का, 22 और 67 का, और 15 और 46 का एक पैटर्न है, लेकिन ये जो है उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो यहाँ पे अन्य जितने युग्म दिए गए हैं उसमें भिन्न है ये, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि ए तथा बी क्रमशः भाई बहन है, ठीक है। तो ए यहाँ पे जैसे ए और बी, ठीक, इनके आपस में कैसा संबंध है? भाई बहन का संबंध है। सी और सी ए का पिता है, सी ए का पिता, जैसे सी यहाँ पे हो गया, जब ये ए का पिता होगा तो ये जो जब भाई बहन है तो बी का भी पिता ही होगा, ठीक है। ए का पिता है, डी सी की बहन है, और ई डी की माँ हो तो बी का ई से किस प्रकार का संबंध है, ठीक है। अब यहाँ पे सी ए का पिता है, डी सी की बहन है, यानी सी की बहन हो जाएगी डी, ठीक, ये बहन है, ठीक है। यानी इन दोनों की क्या हो जाएंगी? जैसे इन दोनों की ये हो गए पिता, ए और बी आपस में है, भाई बहन है, ठीक, और इन ए और बी के पिता हो गए सी, तो डी क्या हो जाएंगी? डी इनकी बहन है, तो ए और बी की ये बुआ हो जाएंगी। यहाँ पे ये चीज़ कंफर्म हो गई। उसके बाद क्या दे रहा है कि अब दे रहा है कि सी की बहन है ई, डी की माँ हो, ठीक है, डी की माँ कौन सी हो जाएंगी? ई हो जाएंगी, यानी ई माँ हो गई डी की। तो ये जब आपस में सी और डी भाई बहन है, तो सी डी जब भाई बहन है तो सी की भी माँ कौन हो जाएंगी? ई ही हो जाएंगी। अब बी का ई से किस प्रकार संबंध है? बी यहाँ पे क्या है? बी यहाँ पे यानी ये जो ई माँ है इसकी, सी की, यानी अपने बेटे की बेटी, यानी यहाँ पे पोती का जो है वो संबंध हो जाएगा, ठीक है। यानी बी ई जो है वो बी की दादी हैं, और
बी जो है वो ई की पोती है। यही पूछ रहा है कि बी का ई से किस प्रकार का संबंध है, तो पोती का जो यहाँ पे संबंध है ये सही हो जाएगा 95 का ए। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं कि यदि किसी कोड भाषा में एलसी को 6 लिखा गया है, ठीक है, और टी को 10 लिखा जाता है, तो उसी कोड में पीडी को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए एल एल का क्या होता है ये हम जानते हैं यहाँ पे कि ई जे, इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऐसे, या तो इसको याद कर लीजिए, ये होता है 5, ये होता है 10, ये हो गया 15, मतलब इसका नंबर है 15 20, और वाई किस स्थान पे आता है 25 नंबर पे। तो इस तरह अगर एल करते हैं तो 12 हो गया, ठीक है, और सी करते हैं तो कितना हो गया 3 हो गया, लेकिन एल सी 6 है। तो अगर देखिए इस 12 और 3 का गुणा कर देंगे, 12 और 3 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 36, और 36 का जब रूट निकालेंगे तो 6 का स्क्वायर होता है 36, यानी एलसी की वैल्यू कितनी 36 दी गई है, ये फॉलो हो रहा है। ठीक है, टी और ई बराबर इसी तरह 10 दिया गया है। टी की वैल्यू होती है, टी की जो वैल्यू होती है वो होती है 10, सॉरी टी की वैल्यू जो होती है जो यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी है 20 है, ठीक है, और ई की वैल्यू होती है 5, यानी ये जब वही हो जाएगा 100, और 100 का जब अंडर रूट करेंगे तो आ जाएगी वैल्यू 10। उसी कोड में पीडी का क्या कोड होगा, ठीक है, तो पी जो टर्म है वो MNOP, यानी 15 के बाद आ रहा है, ओ के बाद आता है पी, तो 15 यानी पी का हो जाएगा 16, और डी डी का जानते हैं 4 होता है, तो 16 गुणे 4 जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। ठीक, 64 का जब अंडर रूट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, यानी इसका आंसर जो है वो सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी है कोई, ठीक है, जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, ठीक, और एक बिल्ली उसी दिशा में रेलगाड़ी के समानांतर 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रही है, तो रेलगाड़ी बिल्ली को पार कर लेगी। ठीक, इसमें सबसे पहली चीज जो है कि जिधर रेलगाड़ी की मूवमेंट है उधर ही बिल्ली की भी मूवमेंट है, तो जब एक ही दिशा में दोनों चलते हैं तो जो रिलेटिव स्पीड सापेक्ष चाल जो निकाली जाती है वो क्या हो जाती है माइनस हो जाती है, यानी 60, रेलगाड़ी 60 है, यहाँ पे दिया ना रेलगाड़ी की कितना है 60 किलोमीटर है, ठीक, प्रति घंटा है, ठीक, तो 60 माइनस, और बिल्ली का कितना दिया गया, बिल्ली 18 के गति से जा रही है, तो 60 माइनस जब 18 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 42 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब ये तो गति हो गई, उसके बाद अब 140 मीटर है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यूनिट ही सही करनी रहती है कि यूनिट आप सही कर ली तो क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। अब चाल जो है किलोमीटर प्रति आवर में दी गई है, यहाँ पे मीटर लिखा हुआ है, तो सबसे पहले इसको चाल को भी आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 5/18 से गुणा करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, इसको इसी तरह रहने देते हैं, ये कितना मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक, और रेलगाड़ी बिल्ली को पार कर लेगी, तो जो दूरी है यहाँ पे क्या हो जाता है चाल बराबर हाँ, दूरी बटा समय। ठीक है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटा चाल। ठीक, दूरी कितनी है 140 मीटर है, जितने लंबी रेलगाड़ी रहेगी उतनी देर में वो बिल्ली को पार कर जाएगी, तो 140 यहाँ हो गया, और ये क्या आ रहा था 42 गुणे 5/18, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू जो आ जाएगी ये क्या हो जाएगा 140 गुणे 18/5 गुणे 42, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3, ये वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 42 अरे 12 सेकंड इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा ये वैल्यू इतनी आ जाएगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि ए बी लुप्त पदों में से सही विकल्प ज्ञात कीजिए। ABC 6, EFG 210, IJK क्या होगा। ठीक है, अब ए है, बी है, सी है, ए के वैल्यू 1 होता है, बी का 2, और ये 3, तो क्या कर रहा है सबको आपस में गुणा कर रहा है। ठीक है, तो कितना आ जा रहा है 6 आ जा रहा है। उसी तरह EF और जी, ठीक, EFG को जब आपस में गुणा कर रहा है तो ई की वैल्यू कितनी होती है 5, एफ की वैल्यू 6, और जी की जो वैल्यू होती है वो होती है 7, तो इसको कर रहे हैं तो 210 आ जा रहा है। उसी तरह आई पूछ रहा है, आई जे और के पूछ रहा है, तो आई को लिखते हैं 9, जे को लिखते हैं 10, जे का जो नंबर होता है यानी 11, यानी 90 गुणे 11, इसको करेंगे तो आ जाएगा 990, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पे कि यदि a प्लस बी इज इक्वल टू ए बाई बी प्लस बी बाई ए है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। इसमें आसान सबसे तरीका है कि ए प्लस बी का मान कितना है, ए बाई बी प्लस बी बाई ए की वैल्यू भी 1 रख दीजिए, बी की वैल्यू भी 1 रख दीजिए, तो सबसे पहला यही जो टर्म दिया गया इसको देखिए फॉलो हो रहा है क्या, 1 + 1 इज इक्वल टू ए 1/1, सॉरी
प्लस बी बाई ए, 1/1, यानी इधर वैल्यू हो गई 2 और इधर भी वैल्यू 1+1, यानी 2 इज इक्वल टू 2 हो गई, यानी ये फॉलो हो रहा है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पूछ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 1+1 इज इक्वल टू 2, यानी ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है इसमें कि यदि ई इज इक्वल टू 5 है, ठीक, ई इज इक्वल टू 5 है, तो अमेंडमेंट 89 है, तो सेक्रेटरी पूछ रहा है कि क्या बराबर है, तो वही है यहाँ पे भी, वही जो अभी बता रहा था मैं, ई जे ओ टी वाई, यानी 5 10 15 20 25, ठीक है, ए प्लस एम प्लस ई प्लस एन प्लस डी प्लस एम प्लस ई प्लस एन और प्लस टी इज इक्वल टू कितना है, 89 दिया गया है, यानी ए की वैल्यू 1, सॉरी, ए की वैल्यू 1 हो गई, एम को 13, ई को 5, एन को 14, डी को 4, एम को 13, ई को 5, एन को 14 और टी का 20, इसको जब कर रहे हैं तो 89 आ रहा है सबको जब जोड़िएगा तो। अगला इसमें क्या टर्म है, सेक्रेटरी लिखा है, SECRETARY, यानी एस का क्या होता है 19, ई का 5, सी का 3, आर का 18, ई का 5, फिर टी है, टी का होता है 20, ए है 1, आर का होता है 18 और वाई का होता है 24, अरे सॉरी वाई का होता है 25। ठीक है, इसको जब जोड़िएगा तो वैल्यू आ जाएगी 114, यानी आंसर ये सही हो जाएगा ए वाला। ठीक, आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।